अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। मजदूरों का आलमी दिन है, लेकिन अफसोस गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी मजदूर पहले से ज्यादा परेशान हैं और उसकी बड़ी वजह कोरोना है। लेबर डे के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कातिल वबा की, जिसने एक दिन में मजीद 146 जानें ले ली हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की मजीद 2 अक़साम भी पहुँच गई हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना वबा की तीसरी लहर का कहर जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 146 पाकिस्तानी इंतकाल कर गए। 4696 नए मरीजों की तस्दीक। फाल केसेस 90,553 हो गए। मजमूई केसेस की तादाद 8,25,519, जबकि वायरस के फैलाव की शरह 9.63% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना अब तक 17,957 जिंदगियों के चिराग गुल कर चुका। गुज़श्ता रोज भी पंजाब में सबसे ज्यादा 90 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 36, सिंध 12, इस्लामाबाद 4, बलोचिस्तान 2, जबकि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में एक शख्स जवाब हुआ। दूसरी तरफ ब्राजील और जनूबी अफ्रीका से कोरोना वायरस भी पाकिस्तान पहुंच गया। वजारत सेहत ने दोनों अक़साम की तस्दीक कर दी। साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन वेरिएंट कौमी इदारा सेहत में टेस्ट के दौरान सामने आए हैं। हुकाम के मुताबिक नए कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद के मेल जोल वाले अफराद की तलाश और टेस्टिंग जारी है। ऐसे में सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचोहो कहती हैं कि कोरोना की अफ्रीकी और ब्राज़ीलियन अक़साम पर वैक्सीन भी असर नहीं करती। खबरदार किया कि अगर कोरोना पर काबू ना पाया गया तो अस्पतालों में बेड्स नाकाफ़ी हो जाएंगे। जो है सैंपल्स की जीनोमिक स्टडी हुई है, ये आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हुई है। इसमें 10 जो है UK वेरिएंट आए हैं और 2 अफ्रीका और ब्राज़ीलियन वेरिएंट आए हैं। और ये जो ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसकी भी फैटेलिटी बहुत हाई है। उसकी यानी अमवात जो हैं उनकी शरह बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो है ये जो है वैक्सीन रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, यानी कि आप अगर वैक्सीनेशन भी करते हैं तब भी आपको ये बीमारी लग सकती है। अगर एक दफ़ा ये फैलाव बढ़ जाता है तो फिर उसको रोकने का कोई और तरीका नहीं है। हम शायद लॉकडाउन की तरफ भी जा रहे हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों को 80% कम करने का फैसला कर लिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने नई सफरी हिदायत जारी कर दी। फ़िज़ाई सफ़र महदूद रखने की पाबंदियां 5 से 20 मई तक होंगी। 18 मई को दोबारा जायजा लिया जाएगा। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को 72 घंटे पहले का PCR मनफी टेस्ट भी लाजमी दिखाना होगा। पाकिस्तान में एयरपोर्ट पर दोबारा टेस्ट किया जाएगा। कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफे के पेश नज़र हफ्ता और इतवार को पंजाब भर में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। लाहौर में तमाम बाजार बेकरियां बंद हैं। शहर में मजीद क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, कौन कौन सी जगहों को खुले रखने की इजाज़त दी गई है लाहौर में? जी बिल्कुल, कोरोना केसेस में जिस तरह इजाफा होता जा रहा है, मुतादिद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लाहौर के बाद अब पूरे पंजाब में कोरोना का फैलाव तेज़ होता जा रहा है। उसके बाद सख्त फैसले किए हैं पंजाब हुकूमत ने। और इस वक्त सिचुएशन ये है जिस तरह के बिल्कुल पहली लहर में लगता था कि तमाम मार्केट्स में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया था। इस वक्त सिर्फ पेट्रोल पंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स और इसके अलावा जो छोटे करियाना स्टोर्स हैं, दूध दही की दुकानें हैं, सब्जी और फल की दुकानें हैं, उनको भी गुज़श्ता रोज़ इस्तिस्ना दिया गया है। उनको खुले रहने की इजाज़त मिली है। वो भी मिली है सिर्फ रमज़ान के महीने में। आज हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन हुआ करेगा पूरे पंजाब के अंदर। और यहाँ पर जितनी भी बेकरियाँ हैं, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, बाज़ार हैं बड़े। मैं खुद यहाँ पर इस वक्त जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ लिबर्टी मार्केट के अंदर। लिबर्टी मार्केट में खासा रश हमें रोज़ाना नज़र आता है जब लोग ईद की शॉपिंग कर रहे होते हैं। लेकिन आज यहाँ पर तमाम मार्केट्स, तमाम दुकानें बिल्कुल बंद हैं। तमाम दुकानों के शटर डाउन हैं। पुलिस जो है वो मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर गश्त करती हुई नज़र आ रही है, ताकि अगर कोई भी कोरोना के जो SOPs हैं या लॉकडाउन के जो SOPs हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आता है तो उसको यहाँ पे रोका जाए, उसको
फाइन किया जाए। इसी के साथ साथ जितनी भी दीगर बड़ी मार्केट्स हैं जिनके अंदर इचरा शामिल है, अनारकली शामिल है, MM आलम रोड शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मार्केट है, दीगर मजीद कारोबार हैं, उनको भी बंद रखा गया है। अभी जो केसेस की तादाद है वो मजीद इजाफा होता जा रहा है और गुज़श्ता रोज़ जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी बढ़ाने के लिए जो मिस्ट्री शाह के अंदर एक पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है उसको भी बंद करने का कहा है। 17 मई तक लॉकडाउन भी 17 मई तक रहेगा और वो मिस्ट्री शाह की जो इंडस्ट्री है वो भी 17 मई तक रहेगी ताकि अस्पतालों को मजीद ऑक्सीजन की जो फराहमी है वो यकीनी बनाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए दानियाल उमर। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ईद के मौके पर सूबे भर में एक हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। 8 से 16 मई तक तमाम बाजार, पार्क्स और सयाहती मराकज़ बंद रहेंगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना के फैलाव के पेश नज़र BRT सर्विस हफ्ता और इतवार को मुअत्तल रहेगी। और मुल्क की ऑक्सीजन गैस कंपनीज के मुताबिक पाकिस्तान में भारत जैसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा नहीं है। अगर हुकूमत ने इजाज़त दी तो पाकिस्तानी कंपनियाँ भारत को ऑक्सीजन फराहम भी कर सकती हैं। ये जो कोविड है ये इस वक्त दुनिया में जिस तरह आया है और ख़ास तौर पे हमारा जो नेबर कंट्री इंडिया है उसमें सिचुएशन पैनिक हुई है जिसकी वजह से हमारे लोगों पर भी प्रेशर आ गया है। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि ऐसी सूरत हाल पैनिक होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह चीज़ बढ़ रही है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। इस वक्त तकरीबन 90% 95% तो अपने ज़राए से मीट हो रही है। कुशन भी मौजूद है, उम्मीद है इंशाल्लाह। अगर तो खुदा न खास्ता कोई ऐसा कोई फैक्टर नहीं पड़ता जिसकी बहुत कम उम्मीद है। हमारा प्राइसेस के साथ ऐसा कोई ताल्लुक, हमारा इन कीमतों से ये लोग जो नीचे काम करने वाले हैं जो स्टैंडर्ड बेस्ड हैं जिसको हम कंप्रेशन बेस्ड बिजनेस कहते हैं वहाँ पर है। पाकिस्तान इज ए वेरी लिटिल मार्केट है। पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्रियल गैसेज में उस तरह काम नहीं किया जिस तरह करना चाहिए। ऑक्सीजन इस वक्त तकरीबन कोई 60-70 रुपए क्यूबिक मीटर चल रही होगी। गवर्नमेंट इजाजत देगी, हमारे मुल्क से कैपेसिटी बनेगी। मेरी ऑलरेडी कई इंडियन दोस्तों से बात हुई है, जहाँ जरूरत पड़ेगी, जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत। सिंध हुकूमत ने कराची एक्सपो सेंटर में कायम फील्ड आइसोलेशन सेंटर दोबारा फाल करने का फैसला कर लिया। एक्सपो सेंटर में 500 आइसोलेशन बेड्स, 12 वेंटिलेटर्स और 140 ऑक्सीजन बेड्स की सहूलत मौजूद है। कोरोना केसेस में कमी के सबब सेंटर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि अब इस सेंटर को दोबारा फाल करने का फैसला कर लिया गया है। एक्सपो सेंटर में 500 आइसोलेशन बेड्स मौजूद हैं, 12 वेंटिलेटर्स हैं और 140 ऑक्सीजन बेड्स की सहूलत मौजूद है। 18वीं सदी में ताउन की वबा फैली तो लोगों ने गारों को करंतना सेंटर बना दिया। हसन अब्दाल के कुदरती करंतना सेंटर एक बार फिर बहाल हो गए हैं। सैयद फारूक हसन बुखारी की रिपोर्ट। मुकामी रवायात के मुताबिक और कदीम रवायात में भी ये है कि ताउन की बीमारी जब फैली थी तो उस बीमारी से बचने के लिए भी यहाँ पनाह ली गई थी। माल मवेशी को यहाँ लाया गया था और वो बच्चे भी थे। और अब जो कोरोना की सूरत हाल बनी है तब भी उससे बचाव के लिए यहाँ लोग ठहरे हैं। 18वीं सदी में ताउन वबा से बचने के लिए आबाओ अजदाद ने जो किया वो 21वीं सदी में हसन अब्दाल वाले भूले न थे। कोरोना से बचने के लिए एक बार फिर पहाड़ों में बनी गारों को आबाद कर दिया। इनको क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया और अपनी जान बचाई। और ये जो लास्ट सीज़न गया कोविड का, इसमें भी कई बुजुर्ग शहरी आए, हमारे पास क़याम पज़ीर रहे और हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अपने घरों को रवाना हो गए। मगर 21वीं सदी में ये गारें ज़रा जदीद तर्ज की हैं। यहाँ बिजली भी है, केबल भी, पक्के फर्श पर बने खूबसूरत कमरों में फर्नीचर समेत जिंदगी की तमाम आसाइश हैं और कार पार्किंग भी। मौसमी असरात से, मौसम के जो मुज़र असरात हैं ना सिर्फ उनसे महफूज रखते हैं, बल्कि अगर अफरा तफरी का आलम हो, खुदा न खास्ता जैसे जंग की सूरत हाल हो, तो उस वक्त भी ये भुरे जो हैं ये ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन गारों को मौसम के एतबार से ढाल लिया जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि गारों में ज़िंदगी हर तरह से महफूज होती है। हसन अब्दाल के अमीर तरीन और जागीरदार घराने बड़ी कोठियों या आलीशान इमारतों से ज़्यादा इन गारों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, हसन अब्दाल। कोरोना वायरस के खिलाफ फौज मैदान में आ गई। कराची में पाक फौज के हमरा रेंजर्स और पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में गश्त किया और मास्क ना पहनने वाले शहरियों को वार्निंग जारी कर दी। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी से। जी साद साबरी, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है SOPs पर?
जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। पाक फौज भी अब मैदान में आ चुकी है कोरोना वायरस के खिलाफ। आज इस वक्त हम मौजूद हैं, ये सदर का इलाका है पूरी बाजार, और यहाँ पर पाक फौज, पाक रेंजर्स और पुलिस के हमरा जो है वो इस वक्त गश्त किया जा रहा है। शहरियों को सख्त हिदायत की जा रही है कि वो समाजी फासला इख्तियार करें, मास्क लगाएं, और इस वक्त जो भी यहाँ पर बगैर मास्क के नजर आ रहा है उसे तंबीह की जा रही है। फिलहाल वार्निंग जो है वो जारी की जा रही है। जबकि जब हमारी अफसरान से बात हुई, पुलिस एहलकारों से बात हुई, तो उनको ये कहना था कि जो जिला इंतजामिया है उसके साथ मिलकर ऐसे लोगों के खिलाफ चालान भी किया जाएगा जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं SOPs की। और इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि पाक फौज और रेंजर्स और पुलिस के जो जवान हैं वो सर्वे कर रहे हैं और गश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया साथ। पाकिस्तान में मेहनत कशों की महदूद आमदनी कई मसाइल का बाइस है। ख़वातीन मेहनत कशों के हालात और भी ख़राब हैं। लाहौर के रमज़ान बाज़ारों में मजदूरी करने वाली ख़वातीन बमुश्किल 300 रुपये ही कमा पाती हैं। उनकी कहानी जानिए शाहीन मशाल की ज़बानी। सानू नहीं पता मजदूरों का की देन हुंदा ते की नहीं हुंदा। असीं ते आईदा बच्चों की रोजी कमाउण। मजदूरों के दिन असीं छुट्टी खा ली ते असीं खाना कित्थों। अपने हकूक से लाइल सख्त गर्मी के दौरान रमजान बाजार में दिहाड़ी पे सब्जियां बेचने वाली सलमा का ये मामूल है। 10 घंटे ठेले पे सब्जियां बेचे तो सिर्फ 300 रुपए मजदूरी मिलती है, जिससे वो अपने बच्चों की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाती। बच्चों का ना कोई जुत्ती, ना कोई कपड़ा, ना लेना ना देना, बंदा भी बीमार है। खवातीन के ठेलों की कतार में बैठी 15 साला अनम के ख्वाबों की राह की रुकावट भी कम मजदूरी है। पढ़ने का भी दिल करता है, टीचर बनने का भी दिल करता है, अब मजबूरी हम करना तो है। 8 भाई बहन कहाँ से दोनों को पैसे ला के दूंगे। सस्ते रमजान बाजार में मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करके अपना और अपने खानदान का पेट पालने वाली ऐसी ही बाहिम्मत खवातीन के बारे में जोश भी कह गए। ये उबलती औरतें इस चिलचिलाती धूप में संग अस्वद की चट्टाने आदमी के रूप में। मेहनत ज्यादा मगर उजरत कम। रमजान बाजार में ठेले लगाने वाली ये खवातीन इज्जत की रोटी तो कमा रही हैं, मगर जाने उजरत देने वाले इनका हक पूरे तरीके से अदा क्यों नहीं करते। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मजदूर का एहसास प्रोग्राम खास तौर पर कम आमदनी वाले तबके के लिए शुरू किया गया है। यौम मजदूर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था कि 1 मई हमें उन कारकुनों की कुर्बानियों और अज़्म की याद दिलाता है जिन्होंने बुनियादी हुकूक के लिए अपनी जान निछावर की। हमारा मजहब समाजी इंसाफ और कारकुनों के हुकूक की खुसूसी ताकीद करता है। हुकूमत का मकसद कारकुनों के फलाही इदारों के लिए खुदकार और मरबूत निज़ाम तैयार करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना के दौरान मजदूरों की सूरत हाल से पूरी तरह आगाह है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मजदूरों को तोहफा कम से कम उजरत 20,000 रुपये करने का ऐलान किया। और ननकाना साहब और मुल्तान में मेहनत कशों में 1296 फ्लैट अलाट कर दिए गए हैं। इंशाअल्लाह इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ऑनलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम, सोशल सिक्योरिटी और टैलेंट स्कॉलरशिप में दरख्वास्तें घर बैठे दायर की जा सकती हैं। मैं ये बात कहते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत ने वर्कर्स की कम से कम उजरत में इजाफे का फ़ैसला किया है और आइंदा से कम उजरत 20,000 रुपये करने की मंजूरी दे दी है। यह हुकूमत पंजाब की जानिब से यौम मई के मौका पर मेहनत कशों के लिए एक तोहफ़ा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मेहनत कश तबके की फलाह बहबूद के लिए मज़ीद तारीख साज इक़दाम करेगी। और अभी आपको बताएं कि UBI ने मजदूरों के लिए पेंशन दुगनी कर दी। हाउसिंग स्कीम्स में भी मजदूरों का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का दिल मजदूरों के लिए धड़कता है। खुशहाल मजदूर हमारा नज़्बुलैन है। ट्वीट में लिखा कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने का निफ्स अमला मजदूरों से ज़्यादतियों की शिकायत पर मुअत्तल किया है। आपको इस हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि UBI ने मजदूरों के लिए पेंशन दुगनी कर दी है। हाउसिंग स्कीम्स में भी मजदूरों का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का दिल मजदूरों के लिए धड़कता है। होशियार होशियार होशियार, एक अहम ऐलान नोट पर। अगर आप मिलावट नाप तोल
सियालकोट के ताजिर को गरीब मजदूरों का हक मारने की सज़ा मिली। करोड़पति ताजिर महीनों में सड़क पर आ गया। नशे की लत ने घर और कारोबार बर्बाद कर डाला। मेरा काम था भाईजान, बहुत अच्छा काम करता था मैं। सेटलरी और वेटनरी का काम था। लोगों को मैं एक्सपोर्ट भी करता था बाहर के मुल्कों में। तुर्की में काम करता था, मलेशिया में काम करता था। मैं मजदूरों की मजदूरी भी कम देता था। वो मुझे बदवा भी लगी, बोनस भी नहीं एक दफ़ा देता था, तो इसलिए मुझे रब ने सजा दी। अब मेरा कोई काम नहीं रहा। मैं देखो भाईजान अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूँ। मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ कि या मेरे मौला ये सब मेरे भाई जो एक्सपोर्टर हैं इनको भी मत दो और इन्हें अच्छी हदायत पेश करें अल्लाह ताला कि ये भी मज़दूरों का हक़ दें। जब ये मज़दूरों का हक़ नहीं देंगे तो मेरी तरह ये भी पिघले जाएंगे, मारे जाएंगे। ये रब की लाठी बहुत बेआवाज़ है कि किसी मजदूर का हक़ मत रखो। जो हक़ मारेगा वो मेरी तरह मारा जाएगा। तो टेलर या ब्लैकमेलर, आज आपको बताएंगे टेलर ईद के सीज़न में कैसे अवाम की जेबों पर कैंचियाँ चलाते हैं, सिलाई महंगी कर देते हैं, कोई कम पैसे दे तो बहानों से निकलवाते हैं। दर्जी को पता होता है कि यार ईद पढ़नी है, सूट पहन के ही पढ़नी है। पैंट शर्ट में देखा है कभी? ईद पे हर दर्जी बुकिंग बंद होती है। क्यों होती है? चाहे वो वेला ही बैठा, उसने बोर्ड लगा रखा है बुकिंग बंद है। वो ब्लैकमेल ही करते हैं। तो पता है कि मैं 1000 रुपये सूट की सिलाई ले रहा हूँ, मैं अब 1500 लूँगा। पूरे साल में तो गरीब बंदा एक दफ़ा सूट सिलाता है, उसे पता है साल बाद ही इसने आना है, इसी खाल उतार। दर्जी सिलाई मांगता है 500 से 1000 रुपया। हालांकि बटन 1 रुपये का है, 10 बटन लगते हैं 10 रुपये के हो गए। नलकी 15 रुपये की है, बुकर 50 रुपये का लग जाता है। अच्छा लगाओ तो 70 रुपये का लग जाता है। 1000 रुपये या 1500 रुपये सिलाई मांगता है, उस पर खर्चा आ रहा है 400 से 500 रुपया। लेकिन वो क्या देखता है कि कस्टमर आ रहा है, देखा है कि यार इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, सूट लेके आया है 4000 रुपये का, अब सिलाई भी 1500 रुपये मांगेंगे, दे देगा। कई कस्टमर होते हैं ऐसे कि रेट ज़्यादा बताओ तो वो कहते हैं यार ये सिलाई अच्छी करता है, हालांकि होता कुछ भी नहीं है। जैसे ये सिंपल बटन 1 रुपये का है, ये मेटल का बटन है, ये 5 रुपये का है। तो कस्टमर जाने लगेगा, फिर दुकानदार जो दर्जी होता है उसे आवाज़ देगा, सर आपने बटन फैंसी लगाने हैं कि लोकल लगाने हैं? तो वो कहेगा यार अब फैंसी लगाना, चलो कम कर लो थोड़ा सा। फिर भी वो 200 रुपया ले लेगा। 100 में से तकरीबन कोई 80% बंदे इन्हें पता ही नहीं है सिलाई का। 20% को पता है कि सिलाई यार ये टेढ़ी लगाई है या सही नहीं लगाई है, धागा मैच नहीं किया। मेरे हिसाब से तो ब्लैकमेल ही है। और आजकल तो ज़्यादातर दुकानदारों ने झूठ को ही असल बना लिया है। झूठ इतना आम हो चुका है कि बहुत से दुकानदार इसे गलत समझते ही नहीं, शर्मिंदगी के बजाय मजाक में बात उड़ा दी जाती है। दुकानों पर माल बेचने के लिए झूठ बोलना आम हो गया है। दुकानदार ग्राहक को अपने जाल में फंसाने के लिए क्या झूठ बोलते हैं, आइए आपको बताता हूँ। झूठ की तरफ से है ना, तो यकीन माने झूठ स्टार्ट, कारोबार स्टार्ट से झूठ सका। भी ये कपड़ा बहुत अच्छा, ये फलां मिल का कपड़ा, ये फलां ब्रांड का कपड़ा है, ये फलां ब्रांड का, यानी कि मुख्तलिफ ब्रांडों का नाम लेके ब्रांड होता कोई नहीं है। ये बहुत प्यारी चीज़ है, ये ले जाएं, बाज़ार में इसी का डिज़ाइन नहीं मिलेगा, ये हमारे पास डिज़ाइन है। यही उसको कहते हैं कि जो हमारे पास वैरायटी है वो आपको कहीं से नहीं मिलेगी। ये जो वैरायटी बहुत अच्छी है, नया डिज़ाइन आया है, इस वजह से वो गाहक थोड़ा कन्विंस हो जाता है। आपको पता है कि औरतों को बात तो सुनानी पड़ती है, जब तक बात ना सुनाएंगे, उसमें कोई पापड़ ना बेलेंगे तो तब तक औरतें लेती नहीं। समझाना पड़ता है, बाजी ये देखें ये चीज़ आई है, बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ है, ये आपको बाज़ार में कहीं से नहीं मिलेगी। ये बाज़ार में 10,000 रुपये की है, लेकिन हम आपको 7,000 की देंगे। वो बाजी कहती है भाई आप 5,000 लगा लें, चले हम कहते हैं आप 5.5 लगा लें। ऐसे बार्गिंग करके वो 5,000 की दे देते हैं। हम यही कहते हैं चीज़ अच्छी है, माल अच्छा है, हमारे पास बेहतरीन है, जो हमारे पास क्वालिटी है किसी के पास नहीं है। 90% झूठ ही बोलता है,
10% सच होता है। हमने बोलना चाहिए हम आपको चीज़ अच्छी देंगे, आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा, मतलब कि कोई गारंटी हमारे सूट की है। और गारंटी होती है? गारंटी तो नहीं होती, लेकिन ये कस्टमर को बोलना तो पड़ता ही उसको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम खाने वालों की नमाज और इबादत कबूल नहीं होती। रमज़ान मुबारक में मुनाफाखोर सिर्फ कीमतें बढ़ाकर ही अवाम का खून नहीं चूसते, बल्कि हेरा फेरी का एक और तरीका भी है जिस पर आम लोगों की नज़र कम ही जाती है। ये बारीक वारदात कैसे डाली जाती है, जानते हैं इस्लामाबाद से आबिद अली की रिपोर्ट में। नाज़रीन, जब आप फ्रूट मंडी में जाते हैं तो कभी आपने फ्रूट की क्वालिटी नंबर ए और क्वालिटी नंबर बी को चेक किया? नहीं किया होगा। इस क्वालिटी को चेक ना करने से आपके साथ क्या होता है, आइए आपको दिखाते हैं। यह है सरकारी रेट लिस्ट जिस पर हर फ्रूट की 2 क्वालिटीज और उनकी मुख्तलिफ कीमतें दर्ज हैं। अब जरा इस खरबूजे की क्वालिटी ए देखें, बिल्कुल साफ, रंग गहरा जर्द। क्वालिटी बी में रंग ही नहीं, साइज का भी नुमाया फर्क। पैसे पर लगता है कि चीज़ों में फ़र्क आ जाता है ना, वजन में फ़र्क होता है, क्वालिटी फ़र्क होता है, कलर में फ़र्क होता है, कोई डैमेज नहीं होता, निशान नहीं होता। अब ये गर्मा ही ले लीजिए, इसके माल ए के 15 किलो वाले कार्टन की कीमत 1000 से 11000 तक है। दुकानदार को ये पड़ा 71 से 73 रुपए फी किलो। अब इसकी बी क्वालिटी देखें जिसका 18 किलो कार्टन 600 से 700 रुपए में मिलता है। दुकानदार को 33 से 38 रुपए फी किलो पड़ने वाले माल में आपको कैसे चूना लगाया जाता है, जरा देख लें। रेट लिस्ट में ना माल ए और माल बी के 2 रेट दिए हुए हैं। आपका कौन सा माल ए है और बी माल कौन सा लादा किया? मिक्स पड़ा हुआ है सर, सब अच्छा माल है, गलत इसमें नहीं है। 100 रुपए बताते हैं, 80 तक 90 100 तक देते हैं। कीमत क्वालिटी ए की और माल सारा मिक्स। एक क्वालिटी माल तो आपको पूरी मंडी में मुश्किल ही मिलेगा। सरकारी रेट कितना और ये माल ए है बी है? ए हम ए बी लगाते नहीं है भाई, ए है, ए में भी ये हालात है, इतना खराब निकला। मुनाफा और हिलाखोरों के हरबों ने अवाम को इतना आजिज कर दिया कि अब वो भी इस हेरा फेरी और बारीक वारदात की ज्यादा परवाह नहीं करते। वहाँ पे तो जो है ना एक ही रेट चल रहा होता है कि जी ये यही रेट है जो है ना, उसमें ये नहीं बताते कि ये ए कैटेगरी है या बी कैटेगरी है, बस जो सामने औरतें कि भाई यही है और रेट जो है ना अपनी मर्जी का ले रहे होते हैं। हमने पूरी मंडी चेक की कि कहीं इस क्वालिटी और कीमतों के इतलाक के लिए कोई इदारा या इंतजामिया का बंदा नजर आ जाए, लेकिन जब कोई ना नजर आया तो फिर हमने भी मजबूरी में मिक्स माल महंगे दाम खरीद लिया कि जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होता ना क्वालिटी ठीक मिलेगी ना ही सरकारी कीमत पर फ्रूट। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। कामुकी में असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा खुराक की टीमों ने छापा मारकर निजी राइस मिल्स में गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई गंदम की 35,000 से ज्यादा बोरियां बरामद कर ली हैं। कामुकी में इत्ला मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ने जीटी रोड खनिया के करीब राइस मिल्स पर छापा मारा। इस दौरान 35,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई। पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी तौर पर गंदम जखीरा करने पर मिल को सील कर दिया गया। बरामद शुदा गंदम को महकमा खुराक के सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 दिन तक बरकरार रखने का फैसला किया गया है। कीमतें न बढ़ाने से रेवेन्यू पर 4.8 अरब रुपए का असर पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से आपको बताएं कि अगले 15 दिन तक ये कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। कीमतें न बढ़ाने से रेवेन्यू पर 4.8 अरब रुपए का असर पड़ेगा। इस्लामाबाद का बर्मा टाउन कहने को तो शहरी इक़्तिदार का इलाका, लेकिन हकीकत में देहात जैसा पसमानदा है। ना ही सफाई ना सहूलियात। इलाका मकीन कहते हैं कि टैक्स तो वो भी देते हैं लेकिन बदले में झूठे वादों के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिला। तो बर्मा टाउन की कहानी शहरी मोहम्मद फ़हीम शहजाद की ज़ुबानी। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम शहजाद है। मैं और मेरी तरह इलाके के तमाम मकीन मौजूदा और साबका हुक्मरानों के वादों के डसे हुए हैं। बर्मा टाउन कहने को तो वफाकी दारुल हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन सहूलतों में इंतहाई पसमानदा देहात का मंजर पेश करता है। बर्मा टाउन को बने कई बरस बीत गए, मगर गलियां आज भी कच्ची, जगह जगह कूड़े के ढेर, उबलते गटर, टूटी फूटी सीवरेज लाइंस और गंदगी से अटी हुई नालियां।
पीने का फिल्ट्रेशन प्लांट है, ना कोई पब्लिक पार्क। टैक्स तो हम भी देते हैं, बदले में हमें सवाए झूठे वादों के कुछ नहीं मिलता। आखिर हमसे किए वादे कौन वफा करेगा? न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब खुला मैनहोल, शहरियों की जानें निकलने लगा। कम सिन बच्चे को बचाने की खातिर मजीद 2 अफराद डूब गए। 7 साबरी की रिपोर्ट देखिए। सड़क किनारे गुजरने वाला नाला हो या सड़क के बीचों बीच बना मैनहोल, दोनों ही खुलेआम मौत बांट रहे हैं। न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब कुछ ऐसा ही अलमनाक वाकया पेश आया जब सड़क के बीचों बीच खुले मैनहोल में 10 साल का सागर अचानक गिर गया। बच्चे को डूबता देखकर करीब से गुजरने वाले रिक्शे वाले ने मदद के लिए छलांग लगाई, मगर 40 फीट गहरे मैनहोल ने उसको भी जिंदा बाहर न आने दिया। बच्चा गिरा, बच्चे जैसे गिरा तो एक रिक्शे वाला आया, उसने देखा कि बच्चे को गिरते हुए, वो तो फटाफट रिक्शा छोड़ के वो रिक्शे वाला खुद भी कूद गया। तो फिर उसके बाद 2-2.5 घंटे ये फंसे रहे। उसके दौरान फिर उसके बाद एक क्रेन आई, क्रेन के जरिए एक लड़का नीचे उतरा। लड़के ने बच्चे की टांग पकड़ी तो खींचा वापस, तो वजन इतना था कि वो दोबारा लड़का भी गिर गया। सागर तो फौरन ही दम तोड़ गया। शहरी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि ड्राइवर की लाश 24 घंटे बाद ढूंढ ली गई। एनी शाहिद का कहना है शहर में रेस्क्यू का कोई निजाम मौजूद नहीं। जब आवाम बदन परेशान बेजार हो गई, रोड ब्लॉक कर दिए, जलाओ घेराव कर दिया, तो जब आपके बाला अफसरानों को सबको याद आ रही है कि यहाँ डेड बॉडी है, डेड बॉडी करने के लिए भी या उसको निकालने के लिए भी रेस्क्यू को फ़ोन करें 5-6 मोबाइलों से। कराची में जहां आए दिन दौरान डकैती लोगों को मार दिया जाता है, ट्रैफिक हादसा जिंदगियां छीन लेते हैं, वहीं अब खुले मैनहोल भी मौत का सबब बनने लगे हैं, मगर इंतजामिया फिर भी कहीं नजर नहीं आती। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ 7 साबरी, समा, कराची। NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन में दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं संजय साधवानी से। संजय, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पीटीआई के अमजद आफरी जी ने 21 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी, जबकि मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल ने हल्का NA 249 के तमाम पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी। दोनों की शवायद की नाकाफी पर जो है वो कमीशन ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त में मुस्तरद कर दी है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय।